स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर यानी पोटेंशियोमीटर का मानकीकरण। पोटेंशियोमीटर की एक्चुअल वैल्यू पता करना कि एक्चुअल में जो पोटेंशियोमीटर है वो किस तरीके से काम करता है या उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमारी डेफिनेशन है हमारी फॉर पोटेंशियोमीटर प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट को हम कैलकुलेट कर सकें। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्लियर, समझ आ गया? कहने का मतलब मेरी ये बात है कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट को कैलकुलेट कर सकें, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ शेल। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक जरूरी चीज ये होता है कि जो सेकेंडरी सर्किट होता है, जो सेकेंडरी सर्किट होता है, उस सेकेंडरी सर्किट के अंदर हमें एक स्टैंडर्ड सेल की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी सेल होती है? एक स्टैंडर्ड सेल की हमें जरूरत होती है। किसकी सेल होती है? स्टैंडर्ड सेल की। तो सेकेंडरी सर्किट में जो स्टैंडर्ड सेल लगाए जाते हैं वो दो तरीके के स्टैंडर्ड सेल को हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक तो बात कर रहे हैं हम कैडमियम सेल की और दूसरी बात कर रहे हैं हम डैनियल सेल की। अब कहते हो कि सर कैडमियम सेल और डैनियल सेल का क्या रिलेशन है? यहाँ पे ये रिलेशन है कि जो ये दोनों सेल हैं इनको स्टैंडर्ड माना गया है। क्या माना गया है? स्टैंडर्ड माना गया है। और इनका जो ईएमएफ है वो होता है, इसका होता है कैडमियम का होता है 1.0186 वोल्ट और जो ईएमएफ अपना डैनियल का होता है वो होता है 1.08 वोल्ट। और ये कब होता है? जब टेंपरेचर कितना हो? 20 डिग्री सेल्सियस हो। यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर कैडमियम का जो ईएमएफ होता है वो होता है 1.0186 और जो डैनियल सेल होता है उसका ईएमएफ होता है 1.08 वोल्ट। क्लियर? मेरे हिसाब से आप सबका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट की प्रैक्टिकल वैल्यू को ज्ञात किया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेल, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर करने के लिए आपको किसी स्टैंडर्ड सेल की जरूरत होती है जिसको हम किस में लगाते हैं? सेकेंडरी सर्किट के अंदर जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? सेकेंडरी सर्किट के अंदर जोड़ा जाता है। और उस सेकेंडरी सर्किट में हम दो तरह के स्टैंडर्ड सेल को यूज कर सकते हैं। पहला जो हो सकता है डैनियल और दूसरा कैडमियम, और दोनों का वोल्ट हमें दिया हुआ है। ये कई बार ये जो क्वेश्चन है ये आपका आरबीएससी में पूछा गया है, यानी कई बार आपका ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है? अब हम करते हैं उस प्रोसेस को करते कैसे हैं, तो हम बात करते हैं उसकी वर्किंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये अपना ईपी हो गया और यहाँ पर एक की लगी हुई, इसको की बोल देंगे। और यहाँ पर एक आरएच लगा होता है जिसको बोलते हैं रियोस्टेट बोलते हैं। और इस आरएच से हमारे यहाँ पर कोई ए बी एंड होते हैं, इसको बी एंड बोल देंगे, इसको ए एंड बोल देंगे। ये प्लस ये माइनस इस ए एंड से एक और सेल यहाँ पर ऐड कर देंगे, इस सेल को बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल, ईएस यानी स्टैंडर्ड सेल। क्लियर? प्लस माइनस सेकेंडरी भी हो सकता है, ये सेकेंडरी में ही लगाया जाता है, ध्यान रखना सेकेंडरी सर्किट में ही लगाया जाता है। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? जो कि लगा देंगे, जिसको बोला जाता है जो जे। ठीक है? यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर हो गया, ईएस यहाँ पर क्या हो गया? स्टैंडर्ड सेल हो गया। ईपी क्या हो गया? यहाँ पर प्राइमरी सेल हो गया, लिख देंगे यहाँ पर प्राइमरी सेल, ठीक है? और ईएस यहाँ पर है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल ये हमने पढ़ा है। और सेकेंडरी सेल को हम यहाँ पे क्या लेंगे? स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल। और वो कौन सा हो सकते हैं? या तो कैडमियम हो सकता है या डैनियल हो सकता है, ठीक है? अब किस तरीके से निकाला जाता है? अब मुझे एक बात बताओ, जो हमारा ईपी है इसकी वजह से तो ए और बी के बीच में क्या है? पोटेंशियोमीटर है, यानी सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप है। क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप। और उस पोटेंशियल ड्रॉप अगर यूनिट लेंथ में है तो उसे क्या बोला जाता है? यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब होता ये है कि ये तो फिक्स है हमारा, इसको हम चेंज करके हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट को प्रोसेस कैलकुलेट, अभी हमारा जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर है यानी वहां पर जो वैल्यू फाइंड करनी है, प्रैक्टिकल वैल्यू किसकी करनी है? पोटेंशियल ग्रेडियंट की। और पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जो फाइंड आउट होती है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वो इसी वायर के अंदर होती है। इसी वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब होता है कि इस वायर के अंदर पोटेंशियल का खराब हो जाना।
पोटेंशियल का खत्म हो जाना, पोटेंशियल का वेस्ट हो जाना। पतन, ड्रॉप का मतलब समझते हो ना आप, जैसे मैंने कहते कि वन ड्रॉप मतलब एक बूंद थी वहां से नीचे गिर गई, उसी को तो बोलते हैं वन ड्रॉप। इसका मतलब वो नीचे गिरकर खत्म हो गई, वहां से गिर गई, इसका मतलब खत्म हो गई। तो ऐसे जो ड्रॉप जो होता है इसका यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप मतलब इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, ठीक है, इसका मतलब वो वेस्ट हो रहा है एक तरह से, ये वेस्ट बोल सकते हो या फिर कोई ना कोई कमी बोल सकते हो। तो जो भी सेल होते हैं उसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हो सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट हो सकता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर हो सकता है। इस सब के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो उसका स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो हम कहते हैं इसके अंदर पोटेंशियल। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहूं कि बिटवीन AB ends of the wire potential drop will be EP। कितनी पोटेंशियल ड्रॉप है, EP है। तो अब लेंथ में कितना आ जाएगा वो कैलकुलेट करना है। when we put standard cell in secondary circuit then calculate balancing length then ये देखो आप, then balancing length of the wire when galvanometer shows zero diffraction। तो क्या हो जाएगी वहां पर, उसको क्या बोल देंगे यहाँ पर L। देन पोटेंशियल ग्रेडियंट x इक्वल्स टू क्या हो जाना है, ES अपॉन L, यानी ES इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x। ठीक है, यही अपना कैलकुलेट कर लेंगे अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट का, यानी ES जो होगा हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेल, वो हमने क्या कर लिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसकी लेंथ हमने क्या बोल दी, L बोल दी, कि मतलब कि जो बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर है, जहां पर यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट जो ड्रॉप है वो इसके इक्वल तब हो जाए, कहने का मतलब मेरा ये है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा तो जीरो डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब इस लेंथ के अंदर ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजेशन सेल क्यों किया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन सेल इसलिए किया जाता है कि अगर यहाँ पर कोई दूसरा सेल लगा हो तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट अलग हो सकती है, कोई और लगा हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सेल अलग हो सकती है। तो जिस सेल का हम यहाँ पर एक्चुअल जो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट करनी है, मतलब एक्चुअल पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें इसको स्टैंडर्ड सेल लगाकर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर दूसरे सेल लगाओगे तो यहाँ पर फिक्स वैल्यू जो यानी प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सेल है वो यहाँ से कैलकुलेट नहीं होगी। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपसे लोगों सर कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आपके दो सर्किट है, एक प्राइमरी सर्किट है, दूसरा सर्किट है, नोट्स मिल जाएंगे वहां से लिख लेना। नोट्स के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका टेलीग्राम एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम एप्लीकेशन पर डाउनलोड करने के बाद उसमें सर्च करना, सर्च ऑप्शन में जाने के बाद कैरियर कोचिंग लाइन, वहां पे ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को नीचे जाके ज्वाइन कर लेना। नीचे उसमें ज्वाइन का ऑप्शन होगा, उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो उस ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। आपके मोबाइल नंबर उस ग्रुप के अंदर शो नहीं होंगे, यानी सिर्फ आपका नाम शो होगा, जिस नाम से आपने टेलीग्राम को बनाया है वही नाम से होगा। अगर कोई गर्ल्स को कोई परेशानी हो सकता है तो वो अपने फादर या भाई के नेम से भी बना सकती है, खुद के नेम से अगर उसको कोई एतराज नहीं है तो बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस ग्रुप के अंदर जैसे ही आप ऐड होते हो उसमें आपको नोट्स की सारी जो फाइल है वो मिल जाएंगी। अब आप कहोगे कि सर हम वहाँ पे ऐड नहीं हो सकते, तो भाई मैं हर किसी को वहाँ से फाइलों को भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि सीधा फाइल लेता हूँ, उसमें ड्रॉप कर देता हूँ, यानी मैं उसमें मतलब जिसको जो जरूरत होती है वो डाउनलोड कर लेता है, अगर किसी को जरूरत नहीं है तो वो डाउनलोड नहीं करता। अगर आप यहीं से सेल्फ नोट्स बना लेते हो तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी किसी कारणवश आपको कोई परेशानी आती है तो डेफिनेटली आप हमें सोशल मीडिया पे या फिर कमेंट बॉक्स में जाके इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमारे प्राइमरी सर्किट लिया, सेकेंडरी सर्किट
सकते हैं, प्राइमरी के अंदर जो जोड़ा है इसको लिख सकते हो, सेकेंडरी सर्किट में रेजिस्टेंस सेल को ऐड किया है वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपनी वर्किंग आ जाती है। वर्किंग में क्या करना है कि हमें ईपी की वजह से ए और बी के बीच में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, फिर हम कैलकुलेट करके यहाँ पे एक स्टूडेंट सेल लगाते हैं। स्टूडेंट सेल को जब जो हमारी जो की है उसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं तो हमें एक बैलेंसिंग लेंथ मिलती है, जिसको क्या बोला जाता है, यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ बोला जाता है। उस बैलेंसिंग लेंथ पर वो बैलेंसिंग लेंथ कब हमें रिसीव होती है, जब हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। क्या करे, जो गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, तो ही हमें बैलेंसिंग लेंथ मिलती है। और जो बैलेंसिंग लेंथ पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। ये किससे आता है आपका, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। जो हमारा लेते हैं ना हम x इक्वल्स t इक्वल्स टू x अपॉन l, सॉरी x इक्वल्स टू e अपॉन l, है ना। ये किसकी हेल्प से आता है, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल की हेल्प से। किसकी हेल्प से आता है, पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल की हेल्प से। यही आपका था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब कैलकुलेट करते हैं हम सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगला जो टॉपिक अपना वो है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर की। जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी क्या है वो अब हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखो फटाफट किसकी बात करने वाले हैं हम, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब समझते हो, किसी चीज को सेंस करना। जैसे मैंने इसको टच किया तो मेरे माइंड ने तुरंत इसको सेंस कर लिया। अब पोटेंशियोमीटर कितने कम पोटेंशियल को भी सेंस कर सकता है। यानी मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भी जो पोटेंशियल की वैल्यू 0.02 वोल्ट है, तो बहुत कम है ना। अगर अब इसको वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे तो वो उसको शो नहीं करेगा, वो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन अगर पोटेंशियोमीटर को करेंगे तो वो इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी वो मोर सेंसिटिव है किससे, वोल्टमीटर से। पोटेंशियोमीटर इज द मोर सेंसिटिव एज ए कंपेयर ऑफ वोल्टमीटर। इसी को अब चेक करना है कि सेंसिटिविटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या सेंसिटिविटी कैसे बता सकते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर हमारा वो मोर सेंसिटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उसके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से जो अपना सेंसिटिव है जो अपना करता है। तो हम उसके लिए कुछ पॉइंट्स में आपको लिख रहा हूँ, यहाँ लिख देना। पोटेंशियोमीटर is more sensitive when potential gradient is less। अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा उतना ही पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होगा। क्लियर, समझ आ गया। तो यहां से सेंसिटिव का जो मीनिंग है, यानी जो सेंसिटिव है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट से। अगर अपन कहें कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज मोर, तो हम वहां से ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर इज लेस सेंसिटिव, यानी उसकी सेंसिटिविटी क्या है, कम है। ये चीज क्लियर हो गई। यहां से अपन कहते हैं कि सर जो अपन सेंसिटिविटी पढ़ रहे हैं बिल्कुल सही बात है, हम ये चीज समझते हैं कि किस तरीके से कि कैलकुलेट कर सकते हैं या उसमें किस पे डिपेंड करती है। तो इसी लाइन से हम ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर यानी पीएम पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी is depend on unit length potential gradient PG, unit length potential gradient। यानी अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो तार की एकांक लंबाई पर विभव पता, यानी यूनिट लेंथ डिपेंड ऑन यूनिट लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्लियर। यहाँ पर ये भी इसको अगर दूसरे वर्ड में बोले तो पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी इज डिपेंड ऑन
पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ यूनिट लेंथ, ये भी बोल सकते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ यूनिट लेंथ। चीज है, दोनों ही सही है, ये भी सही है वो भी सही है। उसको बस ऑफ लाने के बाद इसको अपन पीछे लेके उसको आगे लेके आते, ऐसा हो जाता है इंग्लिश में। आप जानते हो जब भी हम कोई टर्म्स बनाते हैं तो इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ चीज समझना कि जो सेंसिटिविटी होगी इस पर डिपेंड है, यूनिट लेंथ ऑफ सॉरी पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ यूनिट लेंथ। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना वो ये सिर्फ बनता है कि जो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी है वो किस पर डिपेंड है। तो आपका आंसर आना चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ यूनिट लेंथ। किस पर डिपेंड है? पोटेंशियल, लिख लेते हैं एक बार चलो, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ यूनिट लेंथ। इसका मतलब किस पर डिपेंड है? इस पर डिपेंड है। ये चीज आंसर आ गया आपका। दूसरी बात है कि सर इस पोटेंशियल सेंसिटिविटी को बढ़ाया कैसे जाए, है ना। क्वेश्चन आ सकता है आपका, अगर मैं क्वेश्चन लिखूं तो लिख सकते हैं हाउ टू इंप्रूव सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो आपका आंसर आना चाहिए यहां पर फर्स्ट, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ मैं समझाऊंगा ये कैसे आता है, लेंथ ऑफ द वायर। और दूसरा हमारा है डिक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, डिक्रीज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब कह रहे हो कि सर ये दोनों दो आंसर होंगे हमारे, एक तो होगा लेंथ को बढ़ाकर या पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर क्या कर सकते हैं हम, इंप्रूव कर सकते हैं सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर को। अब ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, अब मेरी बात ध्यान सुनना। अगर किसी मीटर का कोई भी जो वायर है उसकी लेंथ को बढ़ाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है? मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ पे ध्यान पर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मीनिंग यहाँ पर सिंपल सा है, पोटेंशियल ड्रॉप इन यूनिट लेंथ। किसी पर्टिकुलर लेंथ में पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाना यानी वेस्ट हो जाना। अगर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो यानी रेजिस्टेंस जो हो वायर का वो इतना हो कि उसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो, ठीक है, तो वहां पे वो मोर एक्यूरेट वैल्यू शो करेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर वायर का लेंथ बढ़ाया जाता है, वायर का अगर लेंथ बढ़ाया जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो वायर कौन सा है, मैग्नीन या कांस्टेंट का बना हुआ है, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब अगर उसके लेंथ और बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लगातार बढ़ता जाता है। और अगर रेजिस्टेंस लगातार बढ़ता जाता है तो वहां पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम हो जाती है तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव है। अब कहते हैं कि पोटेंशियोमीटर की जो वायर है वो 1 मीटर की क्यों होती है, जबकि हमने पढ़ा था मीटर ब्रिज, उस मीटर ब्रिज में तो सिर्फ कितने थी, वो 100 सेंटीमीटर की थी, लेकिन यहाँ पर 1 मीटर की होती है। क्यों? इसीलिए होती है क्योंकि उसकी जब लेंथ ज्यादा होगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप यहाँ से मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, बाद में आपको वहां से समझ आ जाएगा। और फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ देना, मैं कुछ नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगला जो अपना टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अपन ने दो चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं, एक तो सेंसिटिविटी पढ़ी है और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे पहली एप्लीकेशन है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल, with the help of potentiometer calculate the
कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, उसके बाद लिख देंगे वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, यहाँ पे ये हो गई आपकी की, ये हो गई सेल ईपी, और यहाँ से अपन क्या लगा देंगे कि यहाँ पर आरएच रियोस्टेट, और हमारे कोई दो एंड है ए और बी, उन दोनों के बीच में हमने क्या लगा दिया, एक वायर को ऐड कर दिया। इस वायर के साथ में हमने यहाँ पर शेल लगा दिया। ध्यान रखना कि दोनों के प्लस एक पॉइंट पर ही होने चाहिए, ये कंडीशन मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे हमने एक आरबी लगा दिया, और आरबी को एक की से जोड़ के हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा K2 हो गया, ये हमारा क्या था K1 हो गया, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमने यहाँ जॉकी की हेल्प से गैल्वेनोमीटर को उसका अंदर टच कर दिया। यहाँ से अपनी बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है भाई, ये हमारा डायग्राम हो गया। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये प्राइमरी हो गया, ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें दो स्टेप है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट, ये वर्किंग में जाता है भैया, किसमें आ जाएगा, वर्किंग में। अब कैसे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ऊपर लिख दोगे कि सेल की आरएच और वायर किसको ऐड कर दिया हमने, सीरीज में सारे ऐड कर दिए, तो प्राइमरी सर्किट बना दिया। दूसरे में हमने एक ES लिया, यानी E कोई दूसरा E लिया, ESD में और सिर्फ E बोर्ड होता है ना, E लिया, कोई सेल लिया, और कोई कौन सा सेल है, प्राइमरी सेल है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल कितना भाई, यहाँ पे प्राइमरी सेल होते हैं जो डैनियल लेक्लांस से होते हैं ना, यहाँ ध्यान रखना। प्राइमरी सेल लिया, तो प्राइमरी सेल को यहाँ पे E से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे ये RP हो गया रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसको हमने K2 की दूसरी की है, K2 की हेल्प से यहाँ पर क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया है, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर की और जॉकी की हेल्प से हमने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब फर्स्ट में रखते हैं व्हेन K2 इज ओपन एंड K1 इज क्लोज्ड, then EMF of the cell, ये EMF नहीं मत निकालो, पोटेंशियल, देन पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू लेंथ L1 हो जाएगी। तो when लिखना है, when balancing length is L1, लिख देना balancing length is L1 when गैल्वेनोमीटर shows, ये गैल्वेनोमीटर ना, गैल्वेनोमीटर shows zero diffraction, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ऊपर जो देखो यहाँ पर नीचे E लगा हुआ है ना, सिंपल भाई, हमने सबसे पहले तो ये E की बात की है, तो यहाँ पर EL1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, x इक्वल्स टू E/L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड में देखो आप, अगर यहाँ से मैं E की वैल्यू निकालूं, तो यहाँ से इसी क्वेश्चन से ये बोल सकते हैं कि E इक्वल्स टू xL1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड है, स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, व्हेन K2 is closed and taken 1 ohm resistance from resistance box, then balancing length will be L2, so पोटेंशियल ग्रेडियंट x इक्वल्स टू क्या हो जाना है भाई, V/L2। अब सर यहाँ पे पहले E था, लेकिन अब यहाँ पे जैसे RB लगा दिया, यहाँ ऑन करोगे तो RB ऐड हो जाएगा, और RB में इसके पैरेलल RB है, तो यहाँ से जो E होकर ये हो जाएगा V, मतलब इसका टोटल वोल्टेज आ जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V। तो यहाँ से क्या बोल देंगे, x इक्वल्स टू V/L2, यानी V इक्वल्स टू xL2, इक्वेशन नंबर, ठीक है। ये दोनों स्टेप थे हमारी, जिनकी हेल्प से हमने सिर्फ ये कहा कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो अपना
रेजिस्टेंस है यानी जो V है उसको हमने कैलकुलेट किया बहुत इजी तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से। अब बात यही खत्म नहीं होती है, अब शुरू होगी कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें किसका, प्राइमरी शेल का। क्या कैलकुलेट करना था, प्राइमरी शेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था। तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको हम किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं वो आप देखना, सिंपल। तो हम यहाँ लिख देंगे we know that क्या पढ़ा, E equals to V plus IR पढ़ाएगा हमने, जहां तक पढ़ा होगा ये क्या पढ़ा है, E equals to V plus IR। ये हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। अब R निकालना है अपने को, तो यहाँ से अगर मैं R निकालूं R equals to क्या हो जाएगा, V माइनस में जाएगा तो जाएगा E माइनस V अपॉन I, और I equals to हम जानते हैं क्या होता है, V equals to जानते हैं क्या होता है IR। तो यहाँ से अगर I की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा V अपॉन R। I की वैल्यू रखो तो यहाँ से R equals to क्या हो जाएगा E माइनस V अपॉन V, और R कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। नाउ फ्रॉम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ से हो जाएगा R इक्वल्स टू E की वैल्यू रखो XL1, E की वैल्यू क्या है XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2 और मल्टीप्लाई बाय R। तो अब यहाँ देखो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा X कॉमन, तो L1 माइनस L2 अपॉन L2X, तो X कैंसिल और यहाँ पे R, तो आ जाएगा R इक्वल्स टू L1 माइनस L2 और मल्टीप्लाई में R अपॉन L2। ये क्या आ गया अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी शेल। क्या आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। अब यहाँ पे R की वैल्यू 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम निकालने के बाद RB से हम ज्ञात कर लेंगे, फिर सबका एवरेज निकाल देंगे। तो क्या जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक शेल, यानी एवरेज वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी शेल। समझ आ गया, सिंपल सा था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं आपको, दो सर्किट बनाने हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी को पता है आपको, सेकेंडरी में यहाँ पे प्राइमरी शेल लगा देना है, उसके पैरेलल में एक RB को लगा देना है जिसको K2 की से ऐड कर देना है, यहाँ पे K1 होगी। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, K2 को ऊपर रखेंगे तो RB काम नहीं करेगा, सिर्फ ये काम करेगा। इसके हेल्प से हम यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड कैलकुलेट करेंगे E अपॉन L1। ये हम पोटेंशियल मीटर प्रिंसिपल से पढ़ चुके हैं कि X इक्वल्स टू E अपॉन L होता है, ये आप पुराने लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में जैसे आप यहाँ रखोगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल देना और K2 ओपन कर देना, तो फिर यहाँ पर ये E नहीं, यहाँ पे V काम करेगा। V के मतलब इसमें कितना डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिया तो यहाँ पर पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ x इक्वल्स टू v अपॉन L2 हो जाएगा। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस हमें ये पता है, हमने ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं कि E इक्वल्स टू v प्लस IR होता है। उसके अंदर भी शेल पढ़ा था हमने, उसी के अंदर ये पढ़ा था, EMF वगैरह पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें से हमने R निकाल दिया। R के अंदर E और V की इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से हमने वैल्यू पुट करी और उसमें जो बचा उसको रख दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये समझ आया है और अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना खूबसूरत सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।